हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को, जो कि 12 अप्रैल का सेशन है। और जैसा कि हर दिन हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, वैसे ही 5 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और उन सभी प्रश्नों को हम लोग व्याख्या के सहित और रिलेटेड फैक्ट्स के साथ देखेंगे। और सेशन में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में जैसा कि करते हैं, उम्मीद करता हूँ इसका भी ज़रूर करेंगे। और इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 12 अप्रैल के आज के करंट अफेयर्स के सेशन को, जो कि झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है। और शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। वो अभ्यास प्रश्न जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था। प्रश्न था दोस्तों, इटखोरी महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किस जिले में किया गया? गुमला, पलामू, चतरा या देवघर? दोस्तों आपको बता दें कि इटखोरी महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है ये चतरा में किया जाता है, और अब ये राजकीय महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आइए इसे और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 3 दिवसीय जो राजकीय इटखोरी महोत्सव है, इसका आयोजन चतरा के भद्रकाली मंदिर परिसर में किया गया। 19 से 21 फरवरी के दौरान इसका आयोजन किया गया था चतरा में। एक बात और याद रखिए कि राजकीय उत्सव के रूप में पहली बार इसका जो आयोजन किया गया था वो 2016 में किया गया था, और 1 वर्ष पहले यानी 2015 में राजकीय दर्जा दिया गया था इस महोत्सव को, इसलिए अब राजकीय इटखोरी महोत्सव के रूप में इसे जाना जाता है। दोस्तों अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो पर्यटन विकास के उद्देश्य से इस महोत्सव की नींव रखी गई थी। सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन ही इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि पर्यटन विकास भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। और यही कारण है कि राजकीय इटखोरी महोत्सव को बड़ा भव्य तरीके से मनाया जाता है। वैसे जो दोस्तों स्थान है ये 3 धर्मों का संगम स्थल है, यानी 3 धर्मों के लोग इसे पवित्र स्थल अपना मानते हैं। पहला सनातन, दूसरा जैन और तीसरा बौद्ध। चलिए दोस्तों अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं आज के इस सेशन में। और नया प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने किस जिले में 15 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने की घोषणा की है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद या बोकारो? जेनसोल इंजीनियरिंग ने धनबाद के पंचेत में इसकी स्थापना की है, और यहाँ 15 मिलियन यूनिट जो है ऊर्जा, जो स्वच्छ ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसकी कमीशनिंग कर दी है, यानी उसकी शुरुआत कर दी है। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों ये कंपनी है जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसने अपने ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट के सफल कमीशनिंग की घोषणा कर दी है। और सोलर पावर प्लांट जो है ये जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट है, इसे पंचेत में स्थापित किया गया है, जो कि धनबाद जिले में स्थित है। जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड जमीन पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से 15 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकेगा, और इससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड्स का उत्सर्जन भी काफ़ी मात्रा में होगा। परियोजना से लगभग 21,000 मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कमी आने के इसका अनुमान है, यानी काफ़ी CO2 ऊर्जा जो है उत्सर्जन होगा, इससे काफ़ी कमी आएगी। और रिन्यूएबल एनर्जी के कारण यानी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पाने में भी झारखंड सरकार को काफ़ी मदद मिलेगी। वैसे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स पे जो अब तक निर्भरता रही है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी, जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये लक्ष्य है। और ये माना जाता है कि जीवाश्म ईंधन का जितना कम से कम प्रयोग कर सके उतना बेहतर है प्रकृति के लिए भी, और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा भी इससे मिलेगा, और जो जीवाश्म ईंधन है उसे बचाया जा सकेगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का जो एक लिमिट है वो एक लिमिट के तहत होता है, उससे ज़्यादा उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। ऑलमोस्ट जैसे कोयला की अगर हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड की, तो लगभग 50-60 वर्षों तक और बचा है। इसके बाद फिर जीवाश्म ईंधन या फिर दूसरा जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि जीवाश्म ईंधन पे कम निर्भरता हो, सरकारों का भी और आम लोगों का भी। वैसे बढ़ती बिजली की जो झारखंड में मांग है उसके लिए भी ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगा।
प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे ताला मरांडी किस पार्टी में शामिल होने के कारण चर्चा में रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आजसू, बीजेपी या जेएमएम? दोस्तों आपको बता दें कि ताला मरांडी अब तक बीजेपी में थे और वो जेएमएम में वापस आ गए हैं लंबे समय के बाद, लगभग 44-45 वर्षों के बाद वापस वो जेएमएम की सदस्यता ले चुके हैं। आइए इस बारे में भी जानते हैं। ताला मरांडी जो कि अब तक भाजपा में थे, इस बार चुनाव भी लड़े थे परंतु हार गए। आइए इस ताला मरांडी के बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। लगभग 44 वर्षों के बाद वापस जेएमएम की सदस्यता ले ली है ताला मरांडी ने और भाजपा के वे पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीतिक कैरियर की अगर हम लोग बात करें तो 1989-90 में राजनीतिक कैरियर की उन्होंने शुरुआत की थी जेएमएम कार्यकर्ता के रूप में। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे, फिर आजसू में भी वो कुछ दिनों तक रहे, फिर बीजेपी में आ गए थे। 2 बार वो बोरियो विधानसभा से विधायक भी रहे हैं बीजेपी के, 2005 और 2014 में। आपको बता दें कि बोरियो विधानसभा साहेबगंज जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है। वैसे 2016 में कुछ दिनों के लिए यानी कुछ महीनों के लिए बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे। 2024 में भाजपा ने उन्हें टिकट भी दिया था राजमहल सीट से, परंतु वो हार गए और विजय हांसदा जेएमएम के राजमहल से जीत गए हैं इस बार। यानी वर्तमान में जो सांसद हैं विजय हांसदा हैं राजमहल के, और जिन्होंने ताला मरांडी को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आदि विद्रोही तिलका मांझी नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया? घनश्याम, रणेंद्र, शैलेंद्र महतो या सुरेश सिंह बेसरा? दोस्तों आपको बता दें कि आदि विद्रोही तिलका मांझी के जो लेखक हैं वो है घनश्याम और इनके द्वारा लिखा गया था जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आदि विद्रोही तिलका मांझी ये दोस्तों पुस्तक का नाम है और इसके लेखक हैं घनश्याम, और ये शहीद तिलका मांझी पर लिखी गई पुस्तक है, नई पुस्तक है जिसका विमोचन 4 अप्रैल को किया गया। वैसे आपको बता दें आदि विद्रोही तिलका मांझी जो पुस्तक लिखी गई है उलगुलान के शहीद श्रृंखला की पहली किताब है, यानी आने वाले समय में इससे संबंधित अन्य शहीदों के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं तिलका मांझी की बात कर ले दोस्तों तो इनका जन्म मूल रूप से बिहार में हुआ है और तिलकपुर गांव में हुआ था, भागलपुर वाले इलाके में। और तिलका मांझी जिन्हें पहले जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, 1771 से 1784 के बीच अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध ये संघर्षरत रहे थे। 13 जनवरी 1784 को जो राजमहल के उस समय के मजिस्ट्रेट थे तीर के से उन्होंने क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, जिसके कारण भागलपुर में एक बरगद के पेड़ में उन्हें 1785 में फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा तिलका मांझी को। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले वे पहले आदिवासी थे, इसलिए उन्हें आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। अपने अनुयायियों को संदेश भेजने के लिए वो साल का पत्ता का प्रयोग करते थे, यानी जब भी आंदोलन को शुरू करना होता था, मैसेज पहुंचाना होता था कहीं इकट्ठा होने के लिए, आंदोलन शुरू करने के लिए, तो साल के पत्ते के माध्यम से अपने लोगों तक वो बात पहुंचाते थे और आंदोलन शुरू होता था अंग्रेजों के खिलाफ। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वे पहले शहीद के तौर पर जाने जाते हैं। उनके नाम पे भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम भी किया गया है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आईपीएल 2025 में एमएस धोनी को किस टीम का कैप्टन बनाया गया है? गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस या राजस्थान रॉयल्स? दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स के फिर से एक बार वो एमएस धोनी कप्तान बनाए गए हैं। आपको बता दें जो वर्तमान में अभी तक पिछले 2-3 सीजन से जो ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के, उनके कोहनी में चोट के कारण वो पूरे सत्र से बाहर हो गए हैं, जिसके कारण फिर से चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान जो है एमएस धोनी को बना दिया गया है। एमएस धोनी के बारे में दोस्तों सब व्यक्ति आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। आइए इनके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि उनका कैरियर कैसे रहा था। उन्होंने अपना ओडीआई जो कैरियर में शुरुआत किया था वनडे इंटरनेशनल, वो 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ शुरू किया गया था, जबकि लास्ट ओडीआई उन्होंने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था।
टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया था 2005 में श्रीलंका में, और उनके नेतृत्व में जो प्रमुख इंटरनेशनल जो कप है वो जीता गया है, वो है आईसीसी T20 विश्व कप 2007, जो कि पहला ही T20 विश्व कप था। इनके नेतृत्व में ही, यानी MS धोनी के नेतृत्व में ही भारत जीता था। इसके बाद ODI वर्ल्ड कप की अगर हम लोग बात कर ले तो लगभग 27-28 वर्षों के बाद फिर से ODI वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। इस समय भी MS धोनी कप्तान थे। इससे पहले आप लोगों को पता ही होगा 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी 2013 में भारत जीता था, उसमें भी MS धोनी ही कप्तान थे। यानी ये सभी सीरीज़ जो है MS धोनी के कप्तानी में जीता गया है। वैसे CSK के वो लंबे समय तक कप्तान रहे हैं, 5 बार विनर भी रहे हैं। CSK जब भी 5 बार विनर रहा है MS धोनी के कप्तानी में। आपको बता दें कि MS धोनी अपने कैरियर में कुल 90 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जबकि 350 ODI मैच खेल चुके हैं। प्रश्न है, प्रियंका लूथरा को किस खेल में इंडियन वीमेंस अंडर 19 ट्रेनिंग कैंप के लिए चयन किया गया है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या हैंडबॉल? दोस्तों, प्रियंका लूथरा ये क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, और इंडियन वीमेंस अंडर 19 ट्रेनिंग कैंप के लिए इनका चयन किया गया है। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। प्रियंका लूथरा इंडियन वीमेंस अंडर 19 ट्रेनिंग कैंप के लिए इनका चयन किया गया है, और ये शिविर का आयोजन 25 अप्रैल से 21 मई 2025 के दौरान किया जाएगा चंडीगढ़ के मोहाली में, और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस BCCI के मेज़बानी में इसका आयोजन किया जा रहा है। द इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम सिलेक्शन कमेटी ने प्रियंका लूथरा द्वारा बोर्ड मैचों में अच्छे बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्हें चुना है। यानी आधार पे जो बोर्ड मैचेस खेला गया था, इंडियन क्रिकेट टीम सिलेक्शन कमेटी द्वारा जो चयन किया गया है उन्हें, प्रियंका लूथरा को, तो बोर्ड मैचेस में जो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है उसी आधार पे प्रियंका लूथरा को इंडियन वीमेंस अंडर 19 ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना गया है। दोस्तों, ये था 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, और आज का अभ्यास प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी भाषा जिसे अपना विक्शनरी संस्करण फरवरी में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मुंडारी, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी संथाली या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका जवाब का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप ज़रूर कमेंट में देंगे। नेक्स्ट सेशन में इसे हर दिन की तरह हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।